देखिए तो वीडियो आ रहा है। आ रहा वीडियो आ रहा है। आवाज आ रहा है। आवाज कैसे आवाज आ रहा है। चलिए ठीक है। आज से आप लोग पार्टनरशिप एक्ट पढ़ेंगे। आवाज को हम लोग चालू रखते हैं मोबाइल। आपका टेलीफोन का मेरा भी दिया तो मोबाइल नंबर इनको भी बोलिए एफर्ट एप्लीकेशन डाउनलोड किए सर जी। हेलो, जाइए तो वहाँ पे भी देखिए लाइव क्लास चल रहा होगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए तो वहाँ पे आपको दिखेगा वीडियो भी चल रहा होगा। हाँ, वहाँ से देखिए लाइव बना के होगा। अभी तो थोड़ा सा म्यूट म्यूट कर लिया, आवाज का आवाज उससे भी रिकॉर्ड होता है। आवाज तो मेरा सुन ही रहे, आप लोग म्यूट कर दे, खाली वीडियो देखिए आ रहा है। म्यूट तो नहीं आ रहा है, वीडियो आ रहा है। देखिए सबसे पहले ये चीज बताए थे, आप लोग समझ गए होंगे है ना। पार्टनरशिप कहाँ पर है? मतलब यहाँ है, यहाँ पर आपको मेंस में कितना क्वेश्चन आएगा, 1 2 3 है ना। और हम लोगों का टारगेट है कि ये तीनों क्वेश्चन पकड़ में आए। अरे 3 पकड़ में आए तो 2 कर ले कम से। तो आप लोग पढ़ चुके हैं, जिससे 2 क्वेश्चन आप लोग पकड़ में आ जाएगा जितना पढ़े। बाकी कंपनी का और NIS बचा हुआ है तो हम लोग इसके बाद करेंगे। तो आज से पार्टनरशिप स्टार्ट हो रहा है। बाकी कंपनी का और NIS बचा हुआ है। हाँ, यहाँ से कर दिए। आप सामने ही सुन रहे थे, आप लोग सुन सुन रहे थे। नहीं नहीं, हम देख रहे थे क्या यहाँ पे हम सबसे पहले आएंगे तो इसका बेसिक के बारे में। यहाँ से एक नया नेट स्टार्ट हो रहा है, वहां पर सेक्शन के पहले देखिए क्या लिखा, ऊपर लिखिए टोटल सेक्शन कितना है, 74। इसमें लिखिए टोटल सेक्शन 74। टोटल चैप्टर कितना है, 8। टोटल शेड्यूल कितना है, 2। ठीक है। और इसमें याद रखिएगा 2 है, एक रिपील कर लीजिएगा, एक रिपील है। और एक में दिया हुआ आपको मिनिमम मिनिमम फीस दिया हुआ। इस ऐप के तहत कहीं से कुछ एप्लीकेशन देते हैं, कुछ स्टेटमेंट मांगते हैं, या रजिस्ट्रार से आप कॉपी मांगते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके लिए एक फीस है। तो फीस प्रिस्क्राइब किया गया है। तो एक शेड्यूल में पहला में वही दिया हुआ है और दूसरा शेड्यूल रिपीट किया। तो मैक्सिमम क्या मैक्सिमम क्यों हुआ? देखिए ना, शेड्यूल का हेडिंग देखिए, मैक्सिमम इज मैक्सिमम, इसलिए मिनिमम नहीं हुआ। अधिकतम हम मैक्सिमम अधिकतम होता है मैक्सिमम नहीं लिखा मैक्सिमम फीस के हेडिंग में ही लिखा हुआ मैक्सिमम फीस है। मैक्सिमम का मतलब कि उतना तक से कम भी दिया जा सकता है। ठीक है, इसलिए ये चीज अपन इंग्लिश में लेकर खड़ा होगा रिकॉर्ड हो रहा है। उसके बाद देखिए कि हमारा जो पार्टनरशिप एक्ट कब का था, 1932। तो इसके पहले ये 1932 जैसे सोगा में आप लोग पढ़े हैं कि सोगा क्या था, पहले किसके साथ था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ। कहाँ पे था ये भी हमको बता दीजिए। तो आसिफ जी, सुषमा जी, पूनम, आप लोग बताइए स्कूल का पहले ये 1930 का आप लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं। ये बताइए कि स्कूल का पहले 1930 के पहले कहाँ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में था, अध्याय 7 में 1872 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट
1872 में चैप्टर नंबर 7 सेक्शन कहाँ से कहाँ तक था? 76 से 123 तक था, है ना? अब इसका भी याद रखना है कि 1932 के पहले उसी तरह आईसीए में था, चैप्टर नंबर 11 में था, और ये सेक्शन 239 से 266 तक देंगे। ठीक है, पार्टनरशिप का लिख लीजिए बगल में। हाँ, आईसीए माने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये था। ठीक है, क्या टोटल नहीं लिख रहे हैं, टोटल नहीं, ये पहले जो था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर 11। ठीक है, देखिए अब लिख लिया आप लोग। उसके बाद एक चीज और लिख, यह अधिनियम, एक लाइन वहीं पर लिखे तो कई बार, यह अधिनियम इंग्लैंड की भागीदारी अधिनियम, इंग्लैंड की भागीदारी अधिनियम 1890 पर आधारित है। 1890 पर आधारित। क्या दूसरा लाइन लिखिए, यह विधि मुख्य रूप से भारतीय विधि आयोग 1866 1866 एक प्रतिवेदन मतलब बगल में के रिपोर्ट पर अधिनियमित थी, और अधिनियमित थी। और डेयर एक्ट में देखिए बगल में एक डेट लिखा होगा 8 अप्रैल 1932 है, लिखा हुआ 8 अप्रैल 1932 को ये समझिए एक्ट बना, और एक अधिनियमित तिथि वहां पर लिख ली है। एक्ट बनने का जो डेट था, मैंने कंसेंट जो किया गया था ये 8 अप्रैल 1932। में बनी थी। ठीक है, इनैक्टमेंट डेट का नहीं, इनैक्टमेंट डेट, हाँ इनैक्टमेंट इसलिए सब लोग इम्प्रूवमेंट डेट आप लोग को बाद में अभी सेक्शन में आएगा, वहां पर करना है। ठीक है, 1 अक्टूबर 1932 है, एक सेक्शन 1 साल के बाद। उसके बाद देखिए आपको प्रीएम्बल और भागीदारी से संबंधित विधि को परिभाषित और संशोधित करने के लिए अधिनियम, ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिए। An act to define and amend the law relating to partnership, ये हर एक एक्ट का प्रीएम्बल रहता है ऊपर में, उसको आप लोग अंडरलाइन करें। पार्टनरशिप से रिलेटेड जो लॉ है उसको डिफाइन करना और अमेंड करने के लिए ये अधिनियम बना था।
ठीक है। अब आ जाइए चैप्टर नंबर 1 प्रारंभिक, बगल में लिखिए सेक्शन नंबर 1 2 3, 1 से लेके 3 तक ये चैप्टर 1 है और हेडिंग क्या है, प्रारंभिक प्रेरणा। पार्टनरशिप एक ऊपर में एक लाइन लिखिए तो मिस हो गया। पार्टनरशिप इज डिराइव्ड फ्रॉम, पार्टनरशिप इज डिराइव मैंने उत्पन्न होना फ्रॉम द वर्ड द वर्ड द वर्ड इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा टू पार्ट, PART, टू पार्ट, which means which means to divide, PO2 divide, ठीक है। टू डिवाइड माने क्या डिवाइड कर, विभाजित कर, जैसा ना विभाजित करना क्या, तो ब्रैकेट में लिखे तो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स, लाभों का विभाजन, डिवाइड करना विभाजित करना, तो क्या विभाजित करना, तो ब्रैकेट में समझने के लिए डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स, लाभों का विभाजन, ठीक है। अब आ जाइए सेक्शन नंबर 1 पे, क्या लिखा हुआ, संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। तो यह अधिनियम भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 कहा जा सकेगा। दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। हमेशा याद रखिए कभी भी कोई एक्ट का नाम पूछा जाए तो ईयर तक बताना, ठीक है, कई बार बता चुके हैं। तो क्या दूसरा पॉइंट, इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर, भले याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में नहीं था, लेकिन कब से जम्मू कश्मीर में लागू होगा, कैसे सोने 2019 जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन और मार्च कर रहा है संडे को भी आप लोग तो छोटो नहीं संडे को मार्च ठीक है। हाँ चलिए, समझ जी को देखिए क्या होगा, क्या आपके हस्बैंड आए हुए हैं ऐसे, चलिए ठीक है। तो सेकंड पॉइंट भी पढ़ लिए, तीसरा पॉइंट का है इसका इन्फोर्समेंट है। यह सन 1925 के अक्टूबर के प्रथम दिन तक प्रवृत्त होगा। बाई सेक्शन 69 के जो सन 1933 के अक्टूबर के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगी, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ 1952 ये 1932 फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर 1932, except section 69 which shall come into force on the first day of October 1933। याद रखना है ये एक्ट जो है इन्फोर्स कब हुआ, तो 1 अक्टूबर 1932, लेकिन एक सेक्शन 69 जो है ठीक 1 साल के बाद लागू। 69 में ऐसा क्या था जो 1 साल लागू बाद में, बताइए जो पढ़ चुके हैं।
रजिस्ट्री ना करवाने का प्रभाव अगर कोई फॉर्म रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो वो क्या है बहुत सारा फाइन नहीं कर सकता, किसी थर्ड पर्सन के आगे नहीं कर सकता, आगे पार्टनर नहीं कर सकता है, खाली वो कॉन्ट्रैक्ट से मतलब उत्पन्न हुआ हो, तो वो सब क्या होता है बहुत सारा गड़बड़ी होने लगा। तो फॉर्म को एक टाइम दिया गया कि आप चाहते को 1 साल में रजिस्टर करवा, रजिस्टर करवा देंगे तो आपको ये सब सूट वगैरह फाइल करने का फायदा मिलेगा। तो बहुत सारा जो प्रतिबंध लगा हुआ था, तो जिस फर्म को जरूरत था वो रजिस्ट्रेशन अपना लिखवा दिया जाए, लिखवा दिया जाए। ऐसे ही याद रहेगा, तो समझ नहीं आया आप लोग जो करते थे तो 10 मिनट का चालू कर जाता है। आपका 69 में पढ़िएगा था वो सब लिखा हुआ सारा 69 उसी पे तो। अगर मैं अब अरे गलती में लिखना है तो देखिए ये 69 है रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो बहुत सारा इफेक्ट था, फॉर्म में बहुत सारा प्रतिबंध लगा था, इसलिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए वो टाइम दिया गया था 1 साल का। कुछ शॉर्ट में अपना लिखते जाइए, आप घर में जब पढ़ने बैठे तो उसको डिटेल में अपना लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आ जाइए definitions पे, section number 2 पे आ जाइए। In this act, unless there is anything repugnant in the subject or content, इस अधिनियम में जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ में विरुद्ध ना हो, जब तक कुछ अपोजिट ना हो, तो फर्म का कार्य सी पे टिक मार। एक्ट ऑफ अ फर्म का मीनिंग क्या होता है? तो फर्म का कार्य से फर्म के सब भागीदार, अंडरलाइन किए तो सब भागीदार या किसी भागीदार या किसी अभिकर्ता का कोई भी कार्य या लोग अभिप्रेत। An act of a firm means any act or omission by all the partners or by any partner or agent of the firm। ठीक है, एक्ट और ओमिशन दोनों है जिससे फर्म के द्वारा या विरुद्ध प्रवर्तनीय कोई अधिकार उद्भूत होता हो, which gives rise to a right enforceable by or against the firm। चलिए, फर्म का कार्य का मतलब हो गया सभी पार्टनर के द्वारा या किसी एक पार्टनर के द्वारा या फर्म का कोई एजेंट है उसके द्वारा कोई भी कार्य किया गया हो, एक्ट किया गया है या कमीशन किया, जिससे आगे क्या लिखा हुआ है ये लाइन को जब अंडरलाइन करना, फर्म के द्वारा या विरुद्ध प्रवर्तनीय कोई अधिकार उद्भूत होता है, वो अगर काम किया गया तो उससे फर्म को कोई राइट मिला। अगर मान लीजिए कोई हम लोग पार्टनर्स हैं, सब मिलकर किसी से कॉन्ट्रैक्ट किए तो वो एक कार्य किए और वो काम अगर हम लोग नहीं करेंगे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करेंगे, तो हमारे अगेंस्ट वो फाइल करेगा सूट, लिखा हुआ है ना। या तो के द्वारा अगर वो नहीं किया तो हम लोग सूट फाइल करेंगे, हम लोग को अधिकार मिला, या अगर हम लोग वो कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं करेंगे, क्या है उसको सामने वाले को अधिकार मिला कि हम लोग पे उसका राइट है कि हम लोग सूट फाइल करें। तो वही लिखा है कि फर्म के द्वारा या विरुद्ध प्रवर्तनीय जिसको भी इन्फोर्स किया जा सके, ऐसा राइट जिसको इन्फोर्स किया जा सके, कोई अधिकार उद्भूत होता है, माने उत्पन्न, राइट्स इंग्लिश में लिखा हुआ राइट्स। समझ में आ गया फर्म का कार्य। अब बी पे टिक मारिए, कारोबार बिजनेस इंक्लूड एवरी ट्रेड ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन, ठीक है। बस इसमें इतना ही याद रखना है, व्यापार उपजीविका वृद्धि आती है, एवरी ट्रेड ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन आता है,
और इसमें आप लोग जब नोट्स पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि कोई बिजनेस जो है एकदम लंबा होना कोई जरूरी नहीं है, शॉर्ट पीरियड के लिए भी हो सकता है या किसी एक खास काम के लिए भी बिजनेस। उसके बाद टी पे भी ठीक ऐसे मान ही लीजिए, प्रेस्क्राइब का मतलब क्या होता है, विहित से इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत। प्रेस्क्राइब मीन प्रेस्क्राइब बाई रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। कोई नियम जो इस एक्ट के द्वारा बनाया गया है वो प्रेस्क्राइब। क्या डी पॉइंट पे टिक मारिए। और व्यक्ति थर्ड पर्सन का मतलब क्या होगा, और व्यक्ति पद से जब यह किसी फॉर्म या उसकी किसी भागीदार के संबंध में प्रयुक्त किया गया है, ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो फॉर्म में भागीदार नहीं है। ये लाइन अंडरलाइन, ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो फॉर्म में भागीदार नहीं। थर्ड पार्टी used in relation to a firm or to a partner therein, being any person who is not a partner in the firm. Key point, उन मदों के जो इस अधिनियम में प्रयुक्त किए गए हैं किंतु इसमें परिभाषित नहीं है और भारतीय संविधान अधिनियम 1872 में परिभाषित हैं, वे ही अर्थ होंगे जो अधिनियम में संबोधित है। The expression used but not defined in this act and defined in the Indian Contract Act 1872 shall have the meaning assigned to them in that act. अब बहुत सारा पद मान लीजिए यहाँ पे वर्ड आएगा कॉन्ट्रैक्ट, वर्ड आएगा एग्रीमेंट, तब यहाँ पर डिफाइन नहीं किया, यहाँ के बाद कोई डिफाइन किया है नहीं डिफाइन किया, लेकिन ये सब वर्ड कहाँ डिफाइन किया, कॉन्ट्रैक्ट है। उसका मीनिंग अगर देखना होगा तो हम लोग को मीनिंग कहाँ से निकालना होगा, ये सब चीज तो पीछे भी आप लोग कहीं कहीं पढ़े हैं बहुत सारा। क्या देखना ये है कि आप लोग बात जो करते हैं वो रिकॉर्ड होता है। आपके पास हमको लाइन तो कहाँ जाएगा? सेक्शन नंबर 3, मैंने ऐसा नहीं ना कि हम क्रिएट किए हैं हम ले रहे हैं तो मेरा ही क्या रिकॉर्ड हो जाए, वही तो हम देख रहे हैं। ऑनर वहाँ पे लिखा है ना, ऑनर देखेगा पुराने सेक्शन नंबर 3 पे आइए। टू का किसने कारनामा सबको नहीं आता ना, ऊपर दिखाई भी हुआ है। टिप्पणी में अगर चाहिएगा तो उसमें फोटो के दिया हुआ है, वो अलग बात है। यहाँ टिप्पणी में पढ़ना होगा वहां पे हम बता देंगे, यहाँ तक अभी केवल से करा हुआ। सेक्शन नंबर 3 पे आई और 3 भी देखिए तो पीछे कहीं पढ़े हैं, एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ एक्ट 9 ऑफ 1872, 1872 के अधिनियम संख्या 9 के उपबंधों का लागू हो। भारतीय संविधान अधिनियम 1872 के अनिश्चित उपबंध वहां तक के सिवाय जहां तक कि इस अधिनियम के अभिव्यक्त उपबंधों से असंगत है, फर्मों को लागू होते रहेंगे। The unrepealed provisions of the Indian Contract Act 1872 state insofar as they are inconsistent with the express provision of this act shall continue to apply to all। क्या क्या समझ में आया? जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो प्रोविजन है वो प्रोविजन को रिपील नहीं किया, अनरिपील प्रोविजन लिखा है ना, वो समझिए यहाँ पे भी लागू होते रहे, सिर रखा जाए। जो कि समझिए यहाँ के एक्ट में अगर कुछ लिखा हुआ है तो यहाँ के एक्ट से इनकंसिस्टेंट ना हो, यानी असंगत ना हो। मान लीजिए यहाँ पर कोई प्रोविजन दिया हुआ है और कॉन्ट्रैक्ट नहीं प्रोविजन, तो प्रोविजन वहां वाला भी यहाँ लागू होगा, यहाँ पे भी वही लिखा हो वहां पे भी लागू होगा। लेकिन यहाँ पे अगर कुछ लिखा है और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ लिखा
दोनों अलग अलग लिखा, तब कौन सा प्रूफ ये लागू होगा? इस एक्ट के लिए लागू होगा कि कॉन्ट्रैक्ट? जब असंगत हो जाए, माने वहां अलग यहाँ अलग, ये यहाँ वाला लागू होगा, वहां वाला लागू रहेगा। ये तो पीछे भी आप लोग बहुत जगह पढ़े थे। यस सर, मैं पढ़ रहा हूँ। तो हम एक पढ़े हैं 15। उसके बाद आइए चैप्टर नंबर 2 केवल 2 में लिखिए 4 to 8, 4 से लेकर 8 सेक्शन तक। चैप्टर नंबर 2 और जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, और इस सेक्शन से समझिए, इस चैप्टर से आपको 2-3 क्वेश्चन मिलता है। जैसे देखें, आप लोगों को पार्टनरशिप क्या होता है, उसका एसेंशियल क्या होता है, पार्टनरशिप और ज्वाइंट फैमिली, पार्टनरशिप कंपनी लॉ में, कंपनी बोला अभी टाइम ले लेना, मुझे अभी निकालेंगे, ठीक है? काम का चीज रहता है उन्हें देखते हैं, काम का चीज रहेगा अभी हम कुछ नहीं देख रहे थे। अभी उनका तबीयत खराब चल रहा है। ये क्या वेट कर पा रहे हैं? हमारी रेस्ट ले मन लगा तो रेस्ट ले ही सकते हैं ना। ऐसे ही नहीं देख रहे। सेक्शन 4 का ही है, 4 केवल पढ़ लेते हैं। भागीदारी, भागीदार, फर्म और फर्म नाम की परिभाषा। डिफिनिशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनर, फर्म एंड फर्म नेम। चारों को पहले तो अंडरलाइन कर लिए। सेक्शन 4 में ये 4 की परिभाषा दी गई। किसकी चीज का है तो वो आप लोग याद। के बाद क्या क्या लिखा हुआ है, तो भागीदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है। अगला चीज तो यही अंडरलाइन कर लिया, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। तो भागीदारी क्या है? पर्सन के बीच का रिलेशन है। पर्सन माने एक से अधिक पर्सन होना चाहिए, ठीक है? जिन्होंने किसी ऐसे कारोबार, बिजनेस का अंडरलाइन कर लिया, कारोबार के लाभों में अंश पाने का करार कर लिया। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। पर्सन्स का मतलब हो गया पार्टनरशिप के लिए एक से अधिक व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है? रिलेशन हो who have agreed to share the profits of a business। तो एक एग्रीमेंट उनके बीच में होना चाहिए, और एग्रीमेंट क्या होना चाहिए? लाभ में अंश पाने का होना चाहिए। शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, ठीक है? जो उन सबके द्वारा या उनमें से किसी, इन्हीं या किसी के द्वारा जो उन सब की ओर से कार्य करना चलाया जाता है, carried on by all or any of them acting for all। तो बिजनेस जो है या तो सब मिलके चलाएं या उनमें से कुछ लोग मिलके चलाएं, ठीक है? जो उन सब की, और मान लिया हम लोग कितने लोग, 10 लोग हैं, हम लोग मान लीजिए कोई पार्टनरशिप फॉर्म चला, ठीक है? तो बिजनेस कोई कर रहे हैं, मान लीजिए यही बिजनेस कर रहे हैं, तो या तो हो सकता है कि सब लोग मिलके चलाएं, हम कुछ करें, हम कुछ करें, आप लोग कुछ कीजिए, सब कोई मिलके चलाएं। या आप अगर मान लीजिए कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं हम कुछ नहीं करेंगे, हम बाहर का काम, ठीक है? या हम कुछ नहीं करेंगे, हम पैसा लगा, ये तो हो सकता है। तो क्या है, अब बाकी आप लोग जानकार लोग हैं, आप लोग पढ़ाई, ठीक है? तो हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग भी पढ़ा रहे हैं किसकी ओर से? सब की ओर से पढ़ा रहे हैं ना। यस और हम लोग के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ कि जो भी प्रॉफिट होगा हम लोग बांटेंगे। अब प्रॉफिट कैसे बांटेंगे वो तो बात की चीज है। अब मान लीजिए कोई बिजनेस हम लोग 1 करोड़ से स्टार्ट किए, कोई हो सकता है 50% लगाया हो, कोई बोला हुआ कि हम नहीं लगाएंगे, हम उसके बदला हम काम कर देंगे, आप लोगों का जितना है, तो उसी हिसाब से पार्टनरशिप फॉर्म में प्रॉफिट बढ़ता है। या हो सकता है हम लोग 10 लोग हैं, सब लोग 10-10 लाख मिलके 1 करोड़, तो जो भी प्रॉफिट होगा, इसका मतलब क्या है, 10-10% सबका होगा।
ठीक है, तो जैसा एग्रीमेंट उनके बीच में होगा वैसा प्रॉफिट में अंश मिलेगा। ठीक है, हो सकता है कोई एक आदमी लगाया हो 50 लाख और बाकी लोग मिलकर 5-5 लाख, हो सकता है ना ये भी। तो वहां पे प्रॉफिट में एग्रीमेंट हम ज्यादा लगा रहे भाई तो हम ज्यादा लेंगे, आप लोग कम लगा रहे तो कम लगाए, ये एग्रीमेंट हो सकता है। या एक एग्रीमेंट हो सकता है कि एक आदमी बोले कि हम लगाएंगे नहीं लेकिन आप लोग से हम दुगना तिगना काम करेंगे, ये भी हो सकता है। अब किसी का पैसा नहीं है तो वो बोले कि हम बहुत कम लगाएंगे लेकिन हम सारा काम आपको होता है, ठीक, उसके हिसाब से उनको प्रॉफिट टैक्स मिलेगा। तो जैसा हम लोगों के बीच में एग्रीमेंट रहेगा वैसा प्रॉफिट में भी शेयर। ये सेक्शन पूरा आप लोगों को डिट्टो सेम टू सेम याद रखना है, पूरा जितना लिखा हुआ भी अगला पैराग्राफ भी पढ़ रहे हैं। और ये जो लिखा हुआ है यहाँ से अंडरलाइन कर लिए, तो जो उन सब के द्वारा या उनमें से किन्हीं या किसी के द्वारा जो उन सब की ओर से कार्य करना चलाया जाता है इसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी पारस्परिक अभिकरण हिंदी में बोलते हैं, पारस्परिक अभिकरण। और इससे रिलेटेड केस पॉइंट लीजिए तो फॉर्म वर्सेस स्टिकमैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है। फॉक्स वर्सेस स्टिकमैन का म्यूचुअल एजेंसी, ये ना सोच क्या है सर यहाँ से कुछ और दिख रहा है, LTIC दिख रहा है और कौन सा दिख रहा है सर? मतलब तेरा भी फॉक्स वर्सेस स्टिकमैन। तो सबके द्वारा में से किन्हीं के द्वारा जो सबकी ओर से कार्य कर रहा है चला जाता है उसको बोलते हैं पारस्परिक अभिकरण। यहाँ तक ये 1860 का केस है और जस्टिस का नाम भी भाई RAN ट्रेड वर्ड, जस्टिस का नाम लिख लीजिए पहले, और 1860 ब्रैकेट में लिख लीजिए और ये जस्टिस वर्ड क्या है जस्टिस ऑफ वर्सेस ट्रीटमेंट तो एजेंसी से बहुत इंपॉर्टेंट ऑफ बताओ एक भी है लिखेंगे ऐसे ऑफ आइए अगला पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, वे व्यक्ति जिन्होंने एक दूसरे से भागीदारी कर ली है व्यक्तिगत भागीदार और सामूहिक रूप से क्या कहलाते हैं फर्म, और जिस नाम से उनका कारोबार चलाया जाता है वो क्या कहलाता है फर्म। Persons who have entered into partnership with one another are called individually, उनको क्या बोलेंगे पार्टनर्स बोलेंगे, कलेक्टिवली क्या बोलेंगे अब फर्म बोलेंगे, एंड द नेम अंडर व्हिच देयर बिजनेस इज कैरीड ऑन इज कॉल्ड अ फर्म। चारों वर्ड आ गया यहाँ पर डिफिनेशन, चार में चार चीज का डिफिनेशन याद रहेगा। अब नीचे देखिए टिप्पणी नोट्स में आइए डेयर, यहाँ पे चार एसेंशियल दिया हुआ भागीदारी के, भागीदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होती है, पार्टनरशिप टेक्स प्लेस बिटवीन टू और मोर पर्सन, ठीक है बता चुके हैं। लेकिन मैक्सिमम लिख लीजिए तो मैक्सिमम कितना होगा ये पार्टनरशिप में नहीं बताया,
दो या दो से अधिक होना चाहिए, लेकिन बगल में लिख लिए मैक्सिमम होना चाहिए 50, 50। और बगल में लिखे अकॉर्डिंग टू कंपनी लॉ 2013, कंपनी लॉ मैक्सिमम कर दिया गया है पार्टनर्स का 50। दूसरा पॉइंट क्या है, सभी व्यक्तियों द्वारा भागीदारी का करार किया जाता है। 2013 ना 2013 and agreement of partnership is made by all the parties। याद रखना है कि एग्रीमेंट होना चाहिए सब व्यक्तियों के बीच, लेकिन एग्रीमेंट वो जरूरी नहीं है कि लिखित में ही होना चाहिए, मौखिक भी हो सकता है, पक्षकारों के आचरण बाय कंडक्ट भी हो सकता है। और यहाँ पर एक चीज तो आप लोग को जब नोट्स मिलेगा तो आप पढ़ेंगे, अब्दुल कलाम सेंचुरी वुड इंडस्ट्रीज, आगे लिखो। एग्रीमेंट जो होता है लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, पक्षकार के आचरण। लिखे अब्दुल कलाम सेंचुरी वुड इंडस्ट्री। सेकंड वाला में हाँ, करार जो है बिना अब लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी, ओरल बाय कंडक्ट ऑफ पार्टी। अब्दुल कलाम सेंचुरी वुड इंडस्ट्रीज। सेंचुरी वुड हाँ, लिखित मौखिक और पारस्परिक आचरण कंडक्ट ऑफ पार्टी। वुड की बात सुन। अब्दुल कलाम सेंचुरी वुड इंडस्ट्रीज। तीसरा पॉइंट, भागीदारी का उद्देश्य कारोबार के लाभों में अंश प्राप्त करना होता है, ठीक है। पर्पस ऑफ पार्टनरशिप इज टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस एंड क्या दिया हुआ है, बिजनेस इज कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम फॉर ऑल। कारोबार सभी व्यक्तियों द्वारा अथवा उनमें से किसी एक या कुछ व्यक्तियों द्वारा सबके लिए संचालित किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, अभी लिखवाए आप लोग को पारस्परिक अभिकरण म्यूचुअल एजेंसी। केस लो याद रखना कौन सा, वहां पे भी आप डिपार्टमेंट कौन से डिपार्टमेंट जस्टिस का भी नाम याद कर लेंगे। और लास्ट में लिख लीजिए पांचवा पॉइंट के बाद, पांचवा पॉइंट में अनलिमिटेड लाइबिलिटी, असीमित दायित्व, पांचवा करके अनलिमिटेड लाइबिलिटी, असीमित दायित्व। असीमित दायित्व का मतलब क्या होता है, पार्टनर्स का असीमित दायित्व का मतलब क्या होता लिमिटेड लिएबिलिटी है। जैसे देखिए एक केस का जो है फॉक्स वाला ये कोड नंबर में ऐड करना है। अभी सुनिए ना जो समझा रहे हैं, वो जो लिखा हुआ उसी को लिखना। देखिए असीमित दायित्व का मतलब हम लोग 10 लोग हैं और 10-10 लाख लगाकर कोई पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट किए, तो हम लोग का जो शेयर है समझिए प्रॉफिट में कितना है 10%, ठीक है। अगर मान लीजिए हम लोग कोई बैंक से लोन, ठीक है, मान लीजिए 1 करोड़ मान लीजिए, तो हम लोगों का लायबिलिटी कितना बना, 10% बनेगा या अनलिमिटेड बनेगी, 1 करोड़ का ही लायबिलिटी। क्या बोल रहे हैं बेटी? हाँ, आप जैसे कंपनी लॉ में पढ़िएगा तो सीमित दायित्व, तो जितना हम लोग का शेयर है, अंश है, उसी के हिसाब से हम लोग लाइव करते। मान लीजिए सब लोग भाग गए, हम पकड़ में आ गए, तो कंपनी अगर हम लोग मिला के चला रहे हैं, कंपनी लॉ के तहत हमको क्या उस 1 करोड़ में 10% मेरा यहाँ शेयर है, तो हमको 10% ही उसको चुका है।
ठीक है। लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म अगर चला रहे हम तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब कि आप लोग 9 लोग अगर भाग गए और हम अगर पकड़ा गए तो हमसे पूरा का पूरा 1 करोड़ वो वसूल सकता है। समझ में आया बात कि मतलब हमारा केवल शेयर तक ही सीमित नहीं होगा, हम लोग का अनलिमिटेड मतलब जो मैक्सिमम होगा होगा। लेकिन ये पार्टनरशिप फॉर्म में बोला जाता है कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है। और सीमित, उसके बाद नीचे केस लॉ लिखा हुआ उसको भी अंडरलाइन करें। डिप्टी कमिश्नर सेल टैक्स बनाम मेसर्स की केलू पट्टी करें। इंग्लिश में देखिएगा केलू पट्टी करें। डिप्टी कमिश्नर ऑफ सेल टैक्स वर्सेस मेसर्स की केलू पट्टी पुट्टी करिए, पुट्टी। पट्टी लिखा हुआ The relation between partners is founded on agreement between them. The base of partnership and form is partnership agreement. Is not Deputy Commissioner of Sale Tax versus Makers E. K. AIR 1985. There at में केस लॉ लिखा हुआ है, ठीक है। वो भी याद कर लेना सेक्शन नंबर 4 के, ठीक है। चलिए जितना हम लोग पढ़ते हैं देखो